जीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। अंडा पहले आया या मुर्गी? ये सवाल अक्सर हंसी मजाक में पूछा जाता है, लेकिन ऐसा ही एक सवाल बहुत ही गंभीरता के साथ, बेहद संजीदगी के साथ पूछना जरूरी है कि देश पहले है या राष्ट्र। वैसे तो ये दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें भावनाओं का बारीक सा अंतर है। देश में बेहद अपनापन लगता है, जबकि राष्ट्र शब्द बोलने में कठिन होने के साथ साथ समझने में भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो देश और राष्ट्र की चर्चा छेड़ने के पीछे का कारण यह है कि अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ समागम में कहा है कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें शायद इससे संघ की इमेज को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। वे चाहते हैं कि राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्रीय यानी कि नेशनल शब्द का इस्तेमाल हो। इधर अक्सर भाजपा के दिग्गज नेता भी देश की जनता को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है तो कोई राष्ट्रवादी होने की नसीहत देता है, और तो और मीडिया भी बीते 6 सालों में राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी जैसे दो धड़ों में बट गया है। अगर हमारे स्वाधीनता सेनानी आज जीवित होते तो कौन जाने मोदी सरकार उनसे भी राष्ट्रवादी होने के सबूत मांगती, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाती। तो आखिर क्या है ये राष्ट्रवाद का खेल? आज आईना में इसी की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि मोहन भागवत को अचानक राष्ट्रवाद से परहेज क्यों हो गया। झारखंड की राजधानी रांची में संघ समागम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ होता है हिटलर, नाजी या फांसीवाद। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्र या राष्ट्रीय जैसे शब्दों का प्रमुखता से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ बातचीत में शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं, इसलिए आप नेशनलिज्म इस शब्द का उपयोग मत कीजिए। आप नेशन कहेंगे चलेगा, नेशनल कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी कहेंगे चलेगा, नेशनलिज्म मत कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फांसीवाद। अब ऐसे ये शब्द वहां बदनाम हुआ है। ये आश्चर्य की बात है कि अचानक संघ को नाजी या हिटलर के नाम से तकलीफ क्यों होने लगी, जबकि संघ की सोच, उद्देश्य और कार्यशैली में नाजी प्रभाव साफ देखा जा सकता है। धर्म और उग्र राष्ट्रवाद संघ की बुनियाद है। यही दो बातें हिटलर की राजनीति के केंद्र में भी थी। नस्ल की शुद्धता और यहूदियों को खत्म करने के पागलपन के कारण हिटलर ने न केवल जर्मनी को खून में डुबो दिया था, बल्कि दुनिया में लड़ाई करवा दी थी। आज जर्मनी में हिटलर का नाम लेना पाप समझा जाता है। दुनिया भर में हिटलर की करतूतों से सबक लेकर लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना की गई। लोकतंत्र को चुना गया ताकि तानाशाही का जिन्न फिर से खड़ा न हो जाए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरव पुरुष माने जाने वाले गुरु गोलवलकर ने 1939 में लिखी अपनी किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड यानी हम या हमारी राष्ट्रीयता परिभाषित में कहा था, नस्ल और इसकी संस्कृति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों से अपने देश को खाली कराकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। हम भारतीयों के लिए ये एक अच्छा सबक है जिससे लाभ उठाना चाहिए। गोलवलकर ने उस वक्त भारत के लिए उसी हिटलरी रास्ते को अपनाने की सिफारिश की थी। और इधर आरएसएस के समर्थकों का यह कहना है कि ये उनकी यानी कि गुरु गोलवलकर की लिखी हुई किताब नहीं है, उसका अनुवाद है। खैर, गुरु गोलवलकर के इन विचारों से इनकार कर भी दें तो भी संघ की हिंदू राष्ट्र की सोच से कैसे इनकार किया जा सकता है। भारत का संविधान तो धर्म आधारित राष्ट्र की बात नहीं करता। ऐसे में संघ की हिंदू राष्ट्र वाली सोच में नाजी झलक साफ देखी जा सकती है। लेकिन अब शायद संघ खुद को नाजीवाद की छाया से बाहर निकालना चाहता है। इसीलिए मोहन भागवत राष्ट्रवाद की शब्द की जगह राष्ट्रीय या राष्ट्र शब्द के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वे केवल शब्दों में हेर फेर कर रहे हैं, विचारों में नहीं। क्योंकि रांची में उन्होंने फिर कहा कि भारत को बचाने में हिंदुओं की जवाबदेही सबसे अधिक है। हिंदू अपने राष्ट्र के प्रति और जिम्मेदार बने। मतलब साफ है कि कान चाहे सीधे पकड़ें या हाथ घुमाकर पकड़ें, बात एक ही है। संघ हिंदुओं को आगे रखना चाहता है, उसके जरिए अपने हिंदुत्व के एजेंडे को सारे देश पर थोपना चाहता है, और भाजपा इसे राष्ट्रवाद मानती है। वैसे हमेशा स्वदेशी का ढोल पीटने वाले संघ का ये राष्ट्रवाद भारत का नहीं है, बल्कि यूरोप से आया है। जरा इसे भी देखिए। रेनेसां यानी पुनर्जागरण के बाद 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार पनपा और आगे बढ़ा। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी के तौर पर राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का कोई सुव्यवस्थित और गहन अध्ययन मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि गॉटफ्रेड हर्डर ने 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव रखी।
उस समय यह सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। इस तरह के राष्ट्रवाद के आधार पर बने कार्यक्रम और राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से जब जब कोई राष्ट्र बनाया जाता है तो उसकी सीमाओं में रहने वालों से उम्मीद की जाती है कि वे राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और प्यार को ही अहमियत देंगे। वे राष्ट्र के कानून का पालन करेंगे और अपनी अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन जब भी इस तरह के राष्ट्र प्रेम को थोपने की कोशिश की गई तो तनाव और नाराजगी बढ़ी। और यही वजह है कि जब भी राष्ट्रवाद को जोर जबरदस्ती से लागू करवाया जाता है तो उग्र राष्ट्रवाद नजर आता है, जैसा हिटलर के वक्त हमने जर्मनी में देखा और शायद अब अपने देश में भी हम देख रहे हैं। एक देश के भीतर रहने वाले सभी नागरिक आम तौर पर अपने देश से प्यार करते हैं, उसका भला चाहते हैं, उसके हितों के लिए अपनी कुर्बानियां देते हैं, जैसे हमने खुद अपने देश में देखा है। याद कीजिए कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो अपने देश की आजादी के लिए सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए, धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर संघर्ष और सफलता को साझा किया। तब राष्ट्रवाद नहीं था, केवल देश प्रेम था। तो राष्ट्र शब्द में एक घमंड का एहसास होता है जो सत्ता के नशे से पैदा हुआ है, लेकिन लोकतंत्र में तो सत्ता का केंद्र जनता के पास होना चाहिए, जिसमें घमंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। केवल जनता और देश की भलाई का मकसद होना चाहिए। इस मकसद को पूरा करना ही देश प्रेम कहलाता है। इस कसौटी पर अगर आज मोदी सरकार के कामकाज को परखें तो देश और राष्ट्र के बीच का अंतर साफ समझ में आ जाएगा। भाजपा के लिए राष्ट्र पहले है और शायद इसीलिए देश जो है वो पीछे छूट रहा है। भाजपा हमेशा आरएसएस की राह पर ही चलती आई है। आरएसएस शुरू से अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं जैसी बातें करता आया है और इन्हीं बातों को अब राष्ट्रवाद के घोल में लपेट करके जनता को राष्ट्र से प्रेम की सीख दी जा रही है। राष्ट्रवाद के इस खेल में बेरोजगारी, महंगाई, खेती किसानी, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे मुद्दे हाशिए पर आ गए हैं और राष्ट्रभक्ति, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, राजद्रोह जैसे शब्दों के इर्द गिर्द देश को चलाया जा रहा है। देश आम जनता से बनता है, लेकिन जब वही जनता अपने अधिकार के लिए महीने 2 महीने का आंदोलन करे और राष्ट्र विरोधी कहलाए तो सवाल उठता है कि देश पहले है या राष्ट्र? देशभक्ति ज्यादा बड़ी है या राष्ट्रवाद? तो आइए जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर आप देश की सीमाओं और उसके संविधान से प्रेम करते हैं तो देशभक्त हैं। यदि आप अपनी पहचान, अपने कल्चरल हेरिटेज और अपने इतिहास से प्रेम करते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं। देशभक्त और राष्ट्रवादी दोनों ही अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन देशभक्त सुधारवादी होता है जो अपने देश की बुराइयों, सरकार की गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहता है। जबकि राष्ट्रवादी अपने देश की हर अच्छाई या बुराई के साथ खड़ा होता है। उसमें सुधरने या सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। वो तर्कों यानी लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पर देश को चलाना चाहता है। देशभक्त अपने लोगों से प्यार करता है, जबकि राष्ट्रवादी अपने लोगों से प्यार के साथ साथ उन लोगों से नफरत भी करता है जो उसके खिलाफ और सरकार के खिलाफ बातें करते हैं, उसकी कमियों को उजागर करते हैं। तो पिछली 2 सदियों में देश प्रेम की आड़ में राष्ट्रवाद खूब फैला है। केवल राष्ट्र को खड़ा करने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इसमें भाषाई या धार्मिक या नस्लीय शुद्धता को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाने लगता है तो यही देश के लिए घातक हो जाता है। जर्मनी ने 100 साल पहले इसके नुकसान भुगत लिए। इंग्लैंड भी राष्ट्रवाद की आड़ में अपने उपनिवेशों यानी कॉलोनियों पर अत्याचार करता रहा। भारत में जलियांवाला बाग जैसी कार्रवाई जनरल डायर ने राष्ट्रवाद के प्रभाव में ही की थी और उसे अपने देश से प्रेम का नाम दिया था। अंग्रेज कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज दुनिया में कभी नहीं डूबता है, लेकिन ब्रिटेन के ही समाजवादी लेखक अर्नेस्ट जोन्स का कहना था कि इस राज में खून की नदियां भी कभी नहीं सूखती थीं। दरअसल राष्ट्रवाद अपने उग्र रूप में कमजोर जनता पर अत्याचार को भी सही ठहराता है। इस वक्त भारत में भी शायद यही हो रहा है। मोदी सरकार राष्ट्रवाद को इतनी तवज्जो देने लग गई है कि देश को भूलती जा रही है। वो भूल गई है कि बहुमत के घमंड में थोपे गए कानून लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही के समान होते हैं। नागरिकता पर लाया गया कानून या कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसले लेने से पहले उसने जनता की राय जानना जरूरी नहीं समझा और बाद में भी जनता के विरोध को वो देशद्रोह की तरह देख रही है। कश्मीर पिछले 6 महीनों से बंधक की तरह है। वहाँ न जनता को बोलने दिया जा रहा है और न जनप्रतिनिधियों को आजाद किया जा रहा है। यही आलम नागरिकता कानून पर विरोध को लेकर भी है। दिल्ली के शाहीन बाग को पाकिस्तान कहा गया और कर्नाटक के बीदर में शाहीन इंस्टीट्यूट में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नाटक करने पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया।
मासूम बच्चों को पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा। कर्नाटक के ही हुगली में बीते दिनों 3 कश्मीरी छात्रों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया और 20 फरवरी को अमूल्या नाम की छात्रा पर भी राजद्रोह का आरोप लगाकर हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उसने नागरिकता कानून के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो अमूल्या केवल हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन और भूटान सबको जिंदाबाद कहती है। लेकिन अब भाजपा उसे राजद्रोही ठहराने पर तुली हुई है। हालांकि भाजपा ये भूल रही है कि 21 और 22 फरवरी 1999 को जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक बस यात्रा की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान हिंदुस्तान के हित में है। क्या पाकिस्तान की समृद्धि की कामना करके उस वक्त वाजपेयी जी ने कोई देश विरोधी काम किया था? पाक दौरे के वक्त गवर्नर हाउस में जब उनका नागरिक अभिनंदन हुआ, यानी वाजपेयी जी का नागरिक अभिनंदन हुआ, तो उन्होंने अपनी कविता जंग न होने देंगे की कुछ लाइनें पढ़ी थी, जिसे सुनकर सब भावुक हो गए थे। उनके भाषण के बाद नवाज शरीफ ने कहा था कि अब वे पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर वाजपेयी जी का पाकिस्तान जाना और वहां इस तरह की बातें करना गलत नहीं था, तो अमूल्या का हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ बाकी देशों को जिंदाबाद कहना राजद्रोह कैसे हो गया? क्या केवल इसीलिए कि जनता के देश प्रेम से भाजपा अपने राष्ट्रवाद को ऊपर मानती है? नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब एक बार फिर अपनी जुबान से जहर उगला है। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद का ज्ञान बघारते हुए बिहार के पूर्णिया में कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का समय आ गया है। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, इसका खामियाजा आज हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। दरअसल गिरिराज सिंह 1947 का जिक्र कर रहे थे कि बंटवारे के बाद मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। इससे पहले उन्होंने देवबंद को आतंकवाद की गंगोत्री कहा था और शाहीन बाग के लिए कहा था कि ये सुसाइड बॉम्बर का जत्था बनते जा रहा है। और इसी तरह हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने विधानसभा में कहा कि देश को राम राज्य चाहिए, समाजवाद नहीं। तो गिरिराज सिंह शुरू से इस तरह के विवादास्पद और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान देते आ रहे हैं, फिर भी मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि भाजपा का उग्र राष्ट्रवाद ऐसे ही लोगों के सहारे परवान चढ़ता है। और योगी जी बेशक समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने के लिए देश को समाजवाद की जरूरत नहीं है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्या वो भूल गए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का उल्लेख है? राम राज की कल्पना तो गांधी जी ने भी की थी। वे एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें अंतिम कतार में अंतिम आदमी के आंसू पोंछे जा सकें, जहां किसी किस्म का भेदभाव ना हो, सबसे पहले मानवता को रखा जा सके। मगर भाजपा का राम राज्य तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाला है। इसमें बाकी धर्मों के लोगों को पीछे छूटने का एहसास होगा। वे भले अपने देश से कितना भी प्यार करें, मगर बार बार उनसे देशभक्ति का सबूत मांगा जाएगा और जो हिंदू भाजपा की मुखालफत करे उन्हें भी देशद्रोही कहा जाएगा। भाजपा ऐसे ही राष्ट्रवाद की घुट्टी देश को पिलाना चाहती है, लेकिन देखना यह है कि देश 100 साल पहले के इतिहास से सबक लेता है या नहीं। खैर, अबुल मुजाहिद जाहिद का एक शेर याद आता है कि नई सुबह चाहते हैं, नई शाम चाहते हैं, नई सुबह चाहते हैं, नई शाम चाहते हैं, जो ये रोजो शब बदल दे वो निजाम चाहते हैं, वही शाह चाहते हैं जो गुलाम चाहते हैं, कोई चाहता ही कब है जो आवाम चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव।